गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमडीएस कोड्स होते क्या हैं और उनके एग्जाम्पल्स। आज के वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि ट्रिवियल एमडीएस कोड क्या होता है, फिर एमडीएस कोड से रिलेटेड थ्योरम्स ही हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रिवियल एमडीएस कोड इज, देखो जो आपने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े उन्हीं में आपने पढ़ा था एक N1 कोड, एक N(n-1), 2 और एक N(n-1). ये 3 कोड्स आप लोगों ने एग्जाम्पल्स में पढ़े। इन 3 कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एमडीएस कोड ओवर एफ, क्योंकि जो आपने 4th एग्जाम्पल पढ़ा वो एमडीएस कोड नहीं था। तो जो आपने 3 एमडीएस कोड फर्स्ट जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे कि वो एमडीएस हैं, दोज थ्री आर कॉल्ड ट्रिवियल एमडीएस कोड्स। इज दैट क्लियर? सिर्फ ये डेफिनेशन है, इसका आगे कोई फर्दर यूज कुछ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ट्रिवियल एमडीएस कोड्स क्या होते हैं। जैसे ट्रिवियल सब ग्रुप होता है कौन? फाइ, है ना। फाइ सब कुछ बन जाता है, क्यों? क्योंकि फाइ के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो ट्रिवियली फाइ हर चीज बना देता है। ऐसे ही ट्रिवियल एमडीएस कोड का मतलब है ऐसा लीनियर कोड जो हर बार एमडीएस बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप इसको एनकेडी की फॉर्म में अगर ये लेते हो, ये लेते हो या ये लेते हो, दीज विल ऑलवेज बिकम एमडीएस कोड्स। सो अब थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। सो एमडीएस कोड की फर्स्ट थ्योरम है, लेट सी बी अ लीनियर एनकेडी कोड ओवर एफ गेल्वा फील्ड जीएफ क्यू। लेट एच बी एनी पैरिटी चेक मैट्रिक्स। एच क्या है? कोई भी पैरिटी चेक मैट्रिक्स है सी के ऊपर ओवर द फील्ड एफ। देन फिर क्या होगा? देन सी हैज अ नॉन जीरो कोड वर्ड। सी के पास क्या होगा? एक नॉन जीरो कोड वर्ड होगा। किसने वेट का? लेस देन इक्वल्स टू एल इफ एंड ओनली इफ एच हैज अ सेट ऑफ एल कॉलम्स विच आर एल डी ओवर एफ। मतलब हमें इतना सब कुछ तो गिवन है। अगर सी के पास नॉन जीरो कोड वर्ड्स होंगे ऑफ वेट लेस देन इक्वल्स टू एल, तो एच के पास जितने वेट से कम या इक्वल उसके पास कोड्स हैं, उतने ही एच के पास एल डी वेक्टर्स मिलेंगे, एल डी कॉलम्स मिलेंगे। और अगर उसके पास इतने एल डी कॉलम्स मिल रहे हैं, मतलब उसके पास एक नॉन जीरो कोड वर्ड भी मिलेगा जिसका वेट उस पर्टिकुलर कॉलम, उन पर्टिकुलर कॉलम जितने भी 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, उनसे छोटा आने वाला है। सो प्रूफ, लेट सी बी अ लीनियर एनकेडी कोड ओवर द गेल्वा फील्ड। वो सब कुछ कंसिडर किया है। अब हमें पता होता है कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स अगर एनकेडी फॉर्म में है, तो अगर पैरिटी चेक मैट्रिक्स आप लेते हो तो वो कितने ऑर्डर की निकलती है? n-के इंटू एन ऑर्डर की। और सी की डायमेंशन कितनी है? के है। एनकेडी है ना, तो सी की डायमेंशन के है। और ये जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स होती है इसकी रैंक कितनी होती है? जितनी नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, तो n-के। और आपने पढ़ा था ना एच बी टी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप कोड वर्ड्स को सी से डिनोट कर रहे हो, तो एच सी टी इज इक्वल्स टू 0। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम पहले एक चीज लेट करेंगे, दूसरी वाले को प्रूफ करके दिखाएंगे। सो वी आर सपोजिंग लेट सी हैज अ नॉन जीरो कोड वर्ड सी। ठीक है, उन्होंने बोला था कोई एक नॉन जीरो कोड वर्ड अगर वेट लेस देन इक्वल्स टू एल होगा तो हमने उस पर्टिकुलर कोड को स्मॉल सी कंसिडर किया है। कोई भी स्मॉल सी और कैपिटल सी में कंफ्यूज नहीं होगा, आपको दोनों अलग अलग रखने हैं। दिस इज स्मॉल सी, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल सी। ठीक है, और इस स्मॉल सी को हमने लेट कर लिया क्योंकि एन लेंथ का है, तो C1 C2 Cn। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स तो नॉन जीरो नहीं होंगे, तो हमने पॉसिबल, क्योंकि इसका वेट कितना है? लेस देन इक्वल्स टू एल, या तो एल होगा या एल से भी कम होगा। तो मतलब मैक्सिमम नॉन जीरो एंट्रीज कितनी हो सकती है? एल हो सकती है। तो हमने कंसिडर किया कि CJ1 CJ2 CJL बी द पॉसिबल नॉन जीरो एंट्रीज ऑफ सी। मतलब इससे ज़्यादा तो नॉन जीरो नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है इनमें से भी कोई ज़ीरो हो, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू एल है, एल से कम भी हो सकते हैं, है ना। वेट एल से कम भी हो सकता है, तो नॉन जीरो एंट्रीज भी एल से कम भी हो सकती हैं। तो मैक्स टू मैक्स वाली हमने कंडीशन कंसिडर कर ली, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे हमने ले लिए।
अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके कितने कॉलम्स हैं, एच का ऑर्डर कितना है, n माइनस के क्रॉस n, तो h के पास कितने कॉलम्स हुए, n, सो n कॉलम्स ऑफ h आर h1 h2 hn, ठीक है। और ये n कॉलम्स है और एच सी टी तो ज़ीरो बनेगा, सो एच सी टी इज ज़ीरो। तो h को आप ऐसे लिख सकते हो, हर कॉलम को c आपने पुट कर दिया, तो c का ट्रांसपोज मतलब ये ऐसे आ जाएंगे वेक्टर्स, तो ऐसे आ गए। फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो h1 c1 h2 c2 hn cn इस टाइप से बन गया। अब इन c1 c2 cn में से जो वैल्यू ज़ीरो होंगी वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इन सब में नॉन ज़ीरो कौन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी किसकी है नॉन ज़ीरो होने की, CJ1 CJ2 CJL, बस ये L ही नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सब ज़ीरो होने वाले हैं, वी आर श्योर अबाउट दैट। तो इसमें से जो वैल्यूज़ बचेंगी, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ बचने वाली हैं। तो हमने ये सपोज किया कि CJ1 CJ2 CJL नॉन ज़ीरो हैं, तो सिर्फ वही इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सब तो ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब अगर C1 ज़ीरो हो तो ये तो ख़त्म ना, फिर तो H2 से स्टार्ट होगा। तो हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज पिक कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो, तो यही वाला बचा, CJ1 बचा, CJ2 बचा, CJL बचा, है ना। इसके बाद वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो आगे वाली नहीं बचेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और CJ1 CJ2 CJL किस टाइप के हैं, दीज आर नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है और स्केलर्स नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या बने, LD बन गए। सो दीज आर LD वेक्टर्स। तो हमारी हाफ थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब अदर हाफ के लिए कन्वर्स पार्ट हम देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने लेट किया कि L कॉलम्स हैं जो LD हैं, तो हम प्रूफ करेंगे कि C के पास एक कोड वर्ड है जिसका वेट लेस देन इक्वल्स टू L आएगा। तो ये इसके L कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर L कॉलम्स हैं जो LD हैं, तो वो हमने सपोज कर लिया, लेट दीज बी HJ1 HJ2 HJL, वेयर दीज आर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इंडेक्सेस लिए। सिंस दीज कॉलम्स आर LD, अगर ये LD हैं तो स्केलर्स मिलेंगे हमें कैसे, नॉट ऑल ज़ीरोज़, ठीक है। ये स्केलर्स मिले नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट दीज लीनियर कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो। अब C क्या है हमारा, C1 C2 CN। अब आपको याद है ना कि जब हम पैरिटी चेक मैट्रिसेस लेते थे तो डिफाइन कैसे करते थे, हम बोलते थे कि BI AI के इक्वल होगा, वहाँ पे हम M2 M+1 कोड लेते थे, तो हम कहते थे BI AI के ही इक्वल होगा, कहाँ तक, I 1 से लेके M तक, और जो उसके बाकी वाले नंबर्स होंगे वो अदर वाले ज़ीरो होंगे। तो उसी टाइप से डिफाइन किया है, CJT इज इक्वल्स टू BJT, और कहाँ तक, सिर्फ L तक, और उसके बाद वाले सब ज़ीरोज़, ठीक है। अब देखो HCT की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे को इसको कोड वर्ड से बिलोंग कराना है तो ये ज़ीरो बनना चाहिए। तो HCT की वैल्यू क्या बनेगी, H इज H1 H2 HN, C की वैल्यू लगा दी, ये वही लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया फिर से। अब इसके अंदर हम इसको कैसे लिखोगे आप, कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी, H1 H2 HN था, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या मतलब, देखो यहाँ पे हमें C मिल रहा है ना, तो इन C में बाकी सब तो ज़ीरो हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ जब ये R JT के इक्वल नहीं है। तो मतलब आपको J1 J2 J3 J4 J, ये कहाँ तक जा रहा है, L तक जा रहा है, तो JL तक के आपको C के वैल्यूज मिलेंगी, बाकी सब ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो अगर बाकी सब ज़ीरो हैं और आपको पता है जैसे ही आप स्केलर्स की मल्टीप्लाई करा रहे हो, क्योंकि ये CJ किसके इक्वल है, BJs के इक्वल है ना, तो ये यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू BJ1 HJ1, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, प्लस BJ2 HJ2 प्लस एंड सो ऑन BJL HJL, एंड व्हाट इज दिस इज ज़ीरो बाय इक्वेशन नंबर 1। तो HCT अगर ज़ीरो आ गया इस कोड वर्ड के लिए, तो दैट मीन्स दिस इज, सॉरी एक वर्ड के लिए, सो दिस इज अ कोड वर्ड। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल c है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल C, हमारे कोड वर्ड से। अब इसका वेट कितना होगा, वेट यहाँ से हमें पता लगेगा, इसका वेट कितना हो सकता है आपको ये गेस लगाना है। तो ये
बी जे टी वैल्यूज दे रहा है, कब तक, 1 से लेके एल तक, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स इसके अंदर कितनी नॉन जीरो एंट्रीज, एल, क्योंकि बाकी सब जीरो। जब वो इस जे टी के इक्वल नहीं है आर, तो ये सब जीरो दे रहा है, तो ये वाला तो आप काउंट ही नहीं करोगे, आप कौन से काउंट करोगे, सिर्फ ये वाले एल। और ये भी एल के इक्वल नहीं बोला, लेस देन इक्वल्स टू एल बोला है, सो दैट मीन्स वेट ऑफ सी इज व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू L. So thus C has a non-zero code word of weight less than equals to L. With that our proof is complete. अब देखो इससे नेक्स्ट एक थ्योरम है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, क्योंकि इस थ्योरम में हमने सिर्फ ये लास्ट थ्योरम का यूज करना है। मैं एक बार स्टेटमेंट बता रही हूँ, यहाँ पे वहाँ पे हमने एल डी प्रूफ किया था, यहाँ हम एल आई प्रूफ करने वाले हैं। तो लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट की हेल्प से बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा ये। अगर सी कोई एनकेडी कोड होता है, गेल्वा फील्ड ये है, एच क्या है, कोई भी पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, तो सी एक एमडीएस कोड तब होगा जब उसके पास एन माइनस के कॉलम्स एल आई होंगे। लास्ट थ्योरम हमें क्या कहती थी कि आपके पास कितने एल कॉलम्स हो सकते हैं, एल डी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, है ना, लेस देन इक्वल्स टू एल अगर वेट होता है तो एल कॉलम्स उसके एल आई होंगे। अब ये बोल रहा है अगर सी एक एमडीएस कोड है तो इसका मतलब उसके एन माइनस के सॉरी इसमें एल डी होता है, तो एन माइनस के कॉलम्स क्या होंगे, एल आई बनेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए बस आपको जस्ट लास्ट थ्योरम का प्रूफ करना है। एक बार आप इस थ्योरम का प्रूफ रीड कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अब हम एक और थ्योरम कर लेते हैं आज। सो लेट सी बी अ लीनियर एनकेडी कोड, ये स्टेटमेंट है थ्योरम की, ओवर द गेल्वा फील्ड एफ एंड एफ सी इज अ एमडीएस कोड, ठीक है। अगर सी एमडीएस कोड है देन इट्स ड्यूल कोड सी परपेंडिकुलर इज ऑल्सो एमडीएस कोड। मतलब किसी एमडीएस कोड का ड्यूल कोड जो निकलता है सी परपेंडिकुलर, वो भी एक एमडीएस कोड होता है। और एमडीएस कोड के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, डी इज इक्वल्स टू एन माइनस के प्लस 1 प्रूफ करना होता है। तो आपको गिवन है कि ये एमडीएस कोड है, मतलब इसके लिए तो ये होल्ड करता है। तो सी परपेंडिकुलर के लिए भी जो ये एन के डी की फॉर्म में कैसे लिखते थे, आपको याद है, आपने थ्योरम की थी कि अगर सी एक एन के डी लीनियर कोड होता है तो सी परपेंडिकुलर कैसा, एन एन माइनस के, और यहाँ डिस्टेंस हमें पता नहीं होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो पेपर में भी आती है। ये सी परपेंडिकुलर इस फॉर्म का बनता है ना। तो ये वही सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और ड्यूल कोड आपको पता है जो ऑर्थोगोनल होता है, मतलब जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट सी के एलिमेंट्स उस सेट के हर एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देते हैं, तो वो लिखा है। और ये लिखा है कि ये लीनियर एन एन माइनस के, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता नहीं है, दिस इज अ कोड। और वी एन क्यू वही है, एफ एन वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर एफ। अब देखो क्योंकि गिवन है सी इज एमडीएस कोड, तो डी क्या होगा, एन माइनस के प्लस 1। तो अब देखो नेक्स्ट, एच पैरिटी चेक मैट्रिक्स है अगर सी के लिए, तो वो एन माइनस के क्रॉस एन फॉर्म की होगी, ठीक है। और जो पैरिटी चेक मैट्रिक्स कोड की होती है वो जनरेटर मैट्रिक्स बनती है उसके परपेंडिकुलर के लिए, आपने ये भी पढ़ा हुआ है ना। जनरेटर आपकी पैरिटी बन जाती है और पैरिटी जनरेटर बन जाती है। तो ये जो एच आपने पैरिटी चेक मैट्रिक्स ली है, ये जनरेटर मैट्रिक्स का काम करेगी सी परपेंडिकुलर के लिए ना। सी परपेंडिकुलर इज अ लीनियर एन एन माइनस के D1 लिख लिया हमने ना, हमें डिस्टेंस नहीं पता था, वहाँ डैश था तो हमने D1 एज्यूम कर लिया। पर जो लीनियर कोड होता है, आपने ये थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर कोई एन के डी लीनियर कोड है तो उसका ये जो डी है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस के प्लस 1 होता है। और यहीं से अगर ये डिस्टेंस लेस देन हटा के एग्जैक्टली इक्वल बन जाए तो वही एम डी एस बन जाता है। तो ये लीनियर के डेफिनेशन की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि D1 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस माइनस दिस प्लस 1, है ना। तो n माइनस के मतलब n माइनस एन प्लस के और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद k प्लस 1। सो हमें ये तो पता लग गया कि D1 इज लेस देन और इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर हमें इसको MDS कोड प्रूफ करना है तो हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम D1 को प्रूफ कर दें कि वो k प्लस 1 आएगा।
है ना, ये बस लेस हटा के इक्वलिटी आनी चाहिए। जैसे ही वो k+1 आएगा वो इस इनइक्वलिटी की जगह इक्वल दे देगा, तो वो MDS कोड बन जाएगा। सो हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सपोज दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, हमें इक्वल प्रूफ करना है कि इक्वल आएगा, बट हम सपोज करेंगे इक्वल नहीं आएगा। अगर D1 k+1 के इक्वल नहीं है और D1 या तो इससे इक्वल था या लेस था, तो अगर इक्वल नहीं है तो कौन बचा, सिर्फ लेस। तो दैट मीन्स D1 इज लेस देन k+1, मतलब k+1 से हमेशा छोटा होगा, तो जो D1 है वो लेस देन इक्वल्स टू k बनेगा मतलब। So D1 is less than equals to K. Now C is a MDS code and H is a, ये H है M नहीं है, ठीक है। So C is a MDS code and H is a parity check matrix for C. तो इसका मतलब इसके जो n-k कॉलम्स होंगे H के वो Li होंगे, तभी तो इसकी रैंक n-k होती है ना। रैंक का यही मतलब होता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो अगर इसकी रैंक n-k है तो इसके पास n-k कॉलम्स होंगे Li। अब हमने एक C परपेंडिकुलर से एलिमेंट उठाया, लेट B बिलोंग्स टू C परपेंडिकुलर बी द कोड वर्ड ऑफ वेट D1, ठीक, क्योंकि D1 आपका मिनिमम डिस्टेंस आ रहा था, तो दैट मीन्स अगर मिनिमम डिस्टेंस आया है तो किसी ना किसी वर्ड का तो ये डिस्टेंस होगा, तो हमने वो लेट कर लिया, वो B है। सो लेट B इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर आपका डिस्टेंस ये आया है तो वेट भी यही होगा, मतलब D1 से ज़्यादा तो नॉन जीरो एंट्रीज मिलेंगी नहीं उसके पास। तो ये जो है पूरा, इसमें से हमने ये कंसिडर कर लिया क्योंकि D1 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्स टू मैक्स के से ज़्यादा नहीं जाने वाली, तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो सकती हैं, कितना वेट हो सकता है के। तो इसलिए हमने ये जो B1 से लेके n तक थे इनमें से सिर्फ k पिक कर लिए, क्योंकि इसका वेट k तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, तो हमने k ये पिक किए। तो ये सब सिर्फ नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब ज़ीरो होने वाले हैं। तो अगर मैं 1 से लेके n में से ये I1 I2 I के माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब ये जो J1 J2 Jn-k बच रहे हैं इंडेक्सेस, ये सब अगर मैं B के नीचे लगाऊंगी तो सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। अब हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर की, किस टाइप से, जो इंडेक्सेस यहाँ बच रहे हैं उन इंडेक्सेस की हेल्प से, ठीक है। तो इसके जो ओवरऑल हमारे पास n-k Li कॉलम्स थे हमने वो पिक कर दिए, है ना। H के पास n-k कॉलम्स थे ना Li रहा, तो वो n-k कॉलम्स की हेल्प से हमने एक मैट्रिक्स बनाई A। अब जब हमने ये मैट्रिक्स बनाई A, अब इसका ऑर्डर n-k क्रॉस n-k बनेगा। Now since every n-k columns of H are linearly independent, तो इसका मतलब ये सब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और आपको पता है कि अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी कोई एक मैट्रिक्स बना दी जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आता, मतलब वो नॉन सिंगुलर होती है। सो दिस मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। अब हमने Fn-k से एक एलिमेंट पिक किया, किस टाइप से पिक किया कि B इज इक्वल्स टू AH आ जाए, ठीक है, क्योंकि C परपेंडिकुलर के लिए ये H जनरेटर मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो इसके जो वर्ड्स हैं, ये जो आपने B लिया है C परपेंडिकुलर से, ये H से जनरेट होना चाहिए था, तो B इज इक्वल्स टू AH कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, सो देन अब ये जो वैल्यूज़ हैं AH1 AH2 AHn-k ये सब ज़ीरो होंगी। ये क्यों ज़ीरो होंगी, बाय स्टार। देखो स्टार में क्या लिखा हुआ है, स्टार में ये जितने भी J1 J2 Jn-k बचे थे इन सब के लिए ज़ीरो था, क्योंकि पॉसिबल नॉन ज़ीरोज़ कौन है, ये आइज़ वाले। और इसको हमने 1 2 3 n में से रिमूव करके ये किया है, तो मतलब इन सब पे ज़ीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सब ज़ीरो होने वाला है, ठीक है। ये सब ज़ीरो होंगे कहाँ तक, n-k तक। तो अगर मैं A के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, सब ज़ीरो होने वाला है, तो दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये अंदर जो टर्म बची है, दिस इज मैट्रिक्स A, तो A इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बट A इज नॉन सिंगुलर, तो हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला A इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर A ज़ीरो है तो हमें क्या मिला, B इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हेंस C परपेंडिकुलर हैज़ नो नॉन ज़ीरो कोड वर्ड ऑफ वेट लेस देन इक्वल्स टू K।
हमने एक बी लिया था जो सी परपेंडिकुलर से बिलोंग करता था, जिसका वेट हमने लिया था D1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू के, बट वो जो नॉन जीरो कोड वर्ड हम लेके चले थे वो जीरो ही आ गया। ठीक है, जो भी आपने कोड वर्ड पिक किया इस टाइप के वेट वाला वो जीरो के इक्वल आ रहा है कोड वर्ड। इसका मतलब सी परपेंडिकुलर के पास इस वेट के लिए कोई भी नॉन जीरो कोड वर्ड नहीं आता। अगर कोई भी नॉन जीरो कोड वर्ड नहीं आता, हेंस वेट ऑफ एवरी नॉन जीरो कोड वर्ड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन, है ना, क्योंकि के तक तो पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर के तक पॉसिबल नहीं हो रहा तो इसका मतलब के से बड़ों के लिए पॉसिबल हो रहा होगा, तो के से बड़ा कौन होगा, के प्लस वन। तो या तो के प्लस वन होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो D1 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन, और पीछे हमने लिखा था कि D1 इज लेस देन इक्वल्स टू के प्लस वन, सो दिस मीन्स D1 is equals to k plus 1. So C perpendicular is a MDS code. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।